Hello students, this is the second part of class 8th history chapter 3rd. In this chapter we will discuss about the other type of systems and the need of improve agriculture. If the economy was in ruins, जो हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि किस किस अंग्रेज अधिकारी ने किस टाइप के सिस्टम लगाए, रेवेन्यूज़ के बारे में पढ़ा था हमने. इसमें हम पढ़ेंगे द नीड ऑफ इम्प्रूव एग्रीकल्चर. इफ़ द इकोनॉमी वॉज इन रूइंस, जो इकोनॉमिक्स थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो लगभग ख़त्म होती जा रही थी. कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम, कैसी स्थिति में भी जो कंपनी है वो अपनी रेवेन्यू सिस्टम को जारी रखेगी. मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी encouraged एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव. काफ़ी जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने सुझाव दिया कि उनको लैंड में, भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि जो किसान हैं वो एनकरेज हो सकें और अपनी भूमि में वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे, उसमें सुधार हो. हाउ वॉज टू बी डन, कि किस तरह से हो. आफ्टर 2 decades of debate on the questions, the company finally introduced the permanent settlement system in 1793. This is the most important point when the permanent settlement system was begin. यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, ये 1793 में इसको शुरू किया गया. साइड में एक पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें है चार्ल्स कॉर्नवालिस. कॉर्नवालिस वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. और क्वेश्चन बनता है कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू हुआ. तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस. तो कब शुरू हुआ ये? 1793 में. बाय द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, इसके क्या क्या शर्तें थी, ये किस तरह का था. द राजास एंड द तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार. जो राजा थे, जो तालुकदार थे, वो अब जमींदार के रूप में जाने जाने लगे. दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी. अब अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया कि वो रेंट कलेक्ट करेंगे पीजेंट से, जो राजा थे, जो तालुकदार थे, अब वो रेंट कलेक्ट करेंगे पीजेंट से और कंपनी में जमा कराएंगे. कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी. द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. जो अमाउंट है, जो भी टैक्स के रूप में वो देंगे, वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, यानी उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी. दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर. उसको फ्यूचर में कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा. जिस तरह से हम देखते हैं कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो समय समय पर बढ़ जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने एक सेटलमेंट शुरू किया जिसके अकॉर्डिंग कि टैक्सेस को कभी भी बढ़ाया नहीं जाएगा. इट वॉज फेल्ट दैट this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. और उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने ऑफिसर्स को उन्होंने ये बोल दिया कि किसी भी तरह का उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी. तो और उनको जमींदार को कहा गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करें अपनी लैंड में ताकि लैंड की जो कंडीशन है वो सुधर जाए. सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार्स वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड. अब जमींदारों को तो ये पता था कि उसकी जो अंग्रेज है वो उसको नहीं बढ़ाएंगे कर को, तो जमींदार बिना लैंड में इन्वेस्ट किए ही अपने उसको बढ़ाना चाहते थे वो, ताकि ये जमींदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो. अब द प्रॉब्लम्स क्या क्या आई उसके अंदर, उसको देखते हैं. द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स. कंपनी ऑफिशियल्स सून डिस्कवर्ड दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड. अब जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको लगा कि जो कंपनी ऑफिसर्स हैं वो तो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ताकि जो भूमि की कंडीशन है वो सुधर जाए. वो द revenue that had been fixed was so high that the जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे. अब उन्हें लगा कि जो रेवेन्यू है वो इतना हाई है कि जमींदार उसको पे नहीं कर पा रहे हैं. एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी. अब क्या किया गया, जो भी जमींदार इस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाएंगे वो अपनी जमींदारी खो देंगे, यानी उनसे वो पैसे लेने का अधिकार, उनसे टैक्स लेने का अधिकार छीन लिया जाएगा. न्यूमरस जमींदार्स वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी. अब उन्होंने क्या किया, जो जमींदार थे उन्होंने उस काम को छोड़ दिया, यानी बहुत सारे जमींदार तो पहले ही उस काम को छोड़ चुके थे. बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th century द सिचुएशन चेंज्ड. अब जो पहला डेकेड आया, पहला दशक आया 19th सेंचुरी का, उसमें सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई.
द प्राइसेस इन द मार्केट रोज एंड कल्टिवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। प्राइस बढ़ रहे थे, जो कल्टिवेशन था वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा। दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स बट नो गेन फॉर द कंपनी। अब क्या हुआ, जो जमींदार थे उनकी इनकम तो बढ़ने लगी लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। क्योंकि कंपनी को क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का तो जो रेवेन्यू था, परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो स्थायी था, सेटलमेंट बंदोबस्त, जो स्थायी बंदोबस्त उन्होंने शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग उनकी एक शर्त थी कि वो रेवेन्यू को इंक्रीज़ नहीं करेगी। इसलिए कंपनी थी वो अनेबल थी कि वो रेवेन्यू को बढ़ा ही नहीं सकती थी। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। और यहाँ जमींदार को इंटरेस्ट नहीं ले, उनकी जो आमदनी थी वो तो बढ़ रही थी लेकिन वो लैंड में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट। बहुत से जमींदारों ने तो पहले ही अपनी लैंड से हाथ धो लिए थे, उनके हाथों से चली गई थी वो। अदर्स नाउ saw the possibility of earning without a trouble and risk of investment। अब जो बचे हुए थे अब उनको सुनहरा मौका मिला कि वो बिना इन्वेस्ट किए, बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी रिस्क के अपना अर्निंग को वो बढ़ा रही थी। एज लॉन्ग एज द जमींदार्स could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land। लेकिन जो जमींदार थे वो अभी भी उस खेती में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने में, उसको सुधारने में किसी भी तरह से वो इंटरेस्टेड नहीं थे। गो टू द नेक्स्ट पेज। ऑन द अदर हैंड इन द विलेजेस द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। अब जो दूसरी तरफ था, जो भूमि पर खेती करने वाले किसान थे उनको लगा कि ये तो बड़ा ऑप्रेसिव है, ये बड़ा दमनकारी सिस्टम है। द रेंट ही पेड टू द जमींदार वाज हाई। अब किसानों को लग रहा था क्योंकि खेती में कुछ हो नहीं रहा था, अब किसानों को लग रहा था कि वो जमींदार को जो रेंट पे करते हैं वो बहुत ऊंचा है, ज़्यादा है। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। और जमींदारों का और किसानों का जो अधिकार है वो भी उस पर नहीं है, उसकी ज़मीन पर नहीं है। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब किसान बेचारे क्या करते, जो मनी लेंडर थे, जो पैसा उधार पर देते थे, उनसे बेचारे पैसा उधार उठाते और जो जमींदार थे उनको पे करते। एंड व्हेन ही फेल टू पे द रेंट, और जब वो रेंट पे करने में फेल हो जाते, ही वॉज इविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन। तो जो जमींदार थे उनको उनकी लैंड से छीन लेते, जो उन्हें उनके जनरेशन से यानी दादा परदादा के उनकी जो खुद की ज़मीन थी उससे भी उनको हाथ धोना पड़ता था। यहाँ पर एक कॉलम दिखाया गया है, उसमें है महल। महल ये वो महल नहीं है जो राजा महाराजाओं के महल होते थे, ये एक सिस्टम है। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल इज़ अ रेवेन्यू स्टेट विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये इससे आगे एक प्रथा चलेगी दैट इज़ कॉल्ड महलवारी सिस्टम। तो ये महल वो था जो किसी गांव का या किसी बहुत सारे स्टेट को इकट्ठा करके बना दिया जाता था। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। नेक्स्ट आता है हमारा अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। एक नया सिस्टम क्या था? By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. अब जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको लगा कि ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सही नहीं है, उनकी तो इनकम हो ही नहीं रही इनसे, तो उन्होंने सोचा कि इसको चेंज कर दिया जाए। How could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses or administrative and trade? अब कंपनी चाहती थी कि इस तरह से फिक्स किया जाए कि कंपनी जब चाहे उसको एक्सपेंस कर सके, अपने एक्सपेंसेस को जब उसने खर्चा करना होता था तो उसमें वो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर सके। अब क्या हुआ, इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब बंगाल की बात आती है, जो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस थे बंगाल के, प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ द एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। अब ये बंगाल का जो मोस्ट ऑफ एरिया है वो उत्तर प्रदेश में आ चुका है। An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into the effect in 1822। एक नया सिस्टम हम यहाँ पर देख सकते हैं। होल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम शुरू किया, ये शुरू किया 1822 में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही फेल्ट दैट द विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। अब उन्होंने महसूस किया कि जो गाँव हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे वो मोस्ट ऑफ गाँव में रहते थे, इसलिए इंडियन सोसाइटी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है।
अंडर हिज डायरेक्शंस, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। जो कलेक्टर्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले थे, अब वो गांव से गांव में जाएंगे। इंस्पेक्टिंग द लैंड, लैंड का इंस्पेक्शन करेंगे। मेजरिंग द फील्ड्स, फील्ड्स को मापेंगे। एंड रिकॉर्डिंग द कस्टम्स एंड राइट ऑफ डिफरेंट पीपल, और उनको देखेंगे कि वहाँ पर लोगों के अलग अलग कस्टम्स हैं, उनका ध्यान रखेंगे। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन अ विलेज वॉज एडिड। अब द कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे। अब उन्होंने एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि वो हर एक जो वो था, वो प्लॉट था, उसके अकॉर्डिंग वो महल में उसको पे कराएंगे, यानी महल मीन्स जो ग्रुप था विलेजेस का, उसमें वो पे कराएंगे। दिस डिमांड वॉज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। अब ये डिमांड थी वो पीरियडिकली रिवाइज होती रहेगी, यानी ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के जैसी नहीं थी। नॉट परमानेंटली फिक्स्ड। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब इसमें क्या किया गया, उसमें किसको दिया गया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में, उसमें दिया गया था जमींदार को दिया गया था, राजा को दिया गया था। लेकिन अब इसमें ये चेंज कर दिया गया रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम। इसमें जमींदार की बजाय इसमें विलेज हेडमैन को दिया गया, यानी विलेज का जो हेड था, अब उसका काम था कि वो रेवेन्यू को किस तरह से कलेक्ट करे, रादर देन द जमींदार। जमींदार को नहीं दिया गया। दिस सिस्टम के बी नोन एज द महलवारी सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये महलवारी सिस्टम के नाम से जाना गया। सो देर इज अ मस्ट डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड महलवारी सिस्टम। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है मुनरो सिस्टम। अब एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, थॉमस मुनरो। अब इन्हीं के नाम पर एक सिस्टम का नाम पड़ा जो था मुनरो सिस्टम। In the British territories in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. The new system that was devised came to be known as the रैयतवाड़ी। अब ये जो रैयत होते हैं, ये किसान होते थे। अब एक नया सिस्टम रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाई कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वर टेकन ओवर द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद इन द टीपू सुल्तान। अब जब टीपू सुल्तान के साथ लगातार वो युद्धों में व्यस्त थे, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो, दिस सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और लगभग सारे साउथ इंडिया में ये जो सिस्टम लागू किया था ये फैल गया। ये क्या था मुनरो सिस्टम? रेड एंड मुनरो फेल, रेड एंड मुनरो ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। रेड एंड मुनरो फेल्ट दैट द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। उन्होंने देखा कि साउथ में ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है। द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन। अब उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया। इसमें क्या था, जो रैयत थे, जो किसान थे, जो अपनी खेती करते आ रहे थे अपनी ज़मीन पर, अब उन्हीं को बना दिया गया कि वही अपना कलेक्शन करेंगे। देयर फील्ड्स हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड। अगर रेवेन्यू सिस्टम शुरू करने से पहले उनके खेतों को दोबारा से देखा गया, उनकी मापतोल किया गया उनका। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश, मुनरो ने सोचा कि जो ब्रिटिश थे should act as a paternal further figures protecting the rayas under their charge। उन्होंने उनके जो पुराने खेत थे, जो वो अपने फादर से वगैरह से इस तरह से बोते हुए आ रहे थे, उनका चार्ज उन्हीं को दे दिया गया। ऑल वॉज नॉट वेल, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। वो क्या था? विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम, ये नया सिस्टम जब से शुरू हुआ, वर इम्पोज्ड इन इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम, लेकिन इसमें सब कुछ ठीक नहीं था। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड लोगों किसानों पर रख दी कि वो इतना जमा कराएंगे। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, पीजेंट्स से वो अनेबल हो गए पे करने में। रैयट्स फ्लैट टू कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और बहुत सारी जगह पर तो गाँव पूरी तरह से खाली हो गए। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into a rich enterprising farmers, but this did not happen। अब जो आशावादी थे ऑफिशियल थे, उन्होंने सोचा था कि जब ये सिस्टम शुरू किया था कि किसान इससे खुश होंगे, उनकी कंडीशन सुधरेगी, लेकिन इसका कुछ गलत ही असर उसमें देखने को मिला। I hope this lecture is clear to you. The next part of this video, this chapter will do in the next video.